Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new chapter. Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new chapter of class 10 physics, that is source of energy. तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके आपके 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं हर साल। ठीक, तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी, कितने टाइप्स के सोर्स ऑफ एनर्जी है और किस तरीके से हम एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो मेथड हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट कि हम अपने अगर डेली लाइफ को अगर देखते हैं या अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हमें वर्क परफॉर्म करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए, वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। मतलब विदाउट एनर्जी वी कांट डू वर्क। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में अगर एनर्जी नहीं होगा तो हम वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जैसे प्लांट है, प्लांट को अगर हम क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई नहीं देंगे, उसको न्यूट्रिशन नहीं देंगे, जब उसको एनर्जी ही नहीं मिलेगा उसको ग्रोथ नहीं होगा, हमारे बॉडीज में भी ग्रोथ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे हमारे पास सिस्टम है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको अगर ग्रो करना है तो उसको आपको इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो ना ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जहाँ पे जिसको करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में, इस वीडियो में और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी को किस तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है, एनर्जी को किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वन थ्योरी, यहाँ पे इस चैप्टर्स में एक थ्योरी आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स it states that energy can neither be created nor be destroyed, but it can only be converted from one form to another form. Means एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। इसको ओनली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि सर एनर्जी को हम खत्म भी नहीं कर सकते, हम एनर्जी को मतलब क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, तो हम किस तरीके से एनर्जी को हम ऑब्टेन कर रहे हैं? तो बेसिकली एनर्जी जो ऑब्टेन हो रहा है वो हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है, हम क्रिएट नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, तो ये अपने आप प्रोड्यूस नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी ना किसी एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल we can convert heat energy into electricity। जो हमारे पास हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। किस तरीके से? हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट क्या करता है? हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम वर्क भी कह सकते हैं। हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, वर्क है एज फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो उस एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या? हाइड्रो पावर प्लांट है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में बेसिकली काइनेटिक और पोटेंशियल जो एनर्जी होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी को भी हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे हमारे विंड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, विंड प्लांट जो है वो क्या करते हैं? विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे हमारे पास सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी को भी सोलर सिस्टम के द्वारा, सोलर सिस्टम्स में सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर सेल्स होते हैं, तो सोलर पैनल के थ्रू हम सोलर एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी को हम क्रिएट नहीं कर रहे, इसको हम ओनली क्या करें? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमारे पास हमें नेचर ने गिफ्ट किया है। सोलर एनर्जी है, नेचर ने भी लार्ज अमाउंट में गिफ्ट किया है। विंड एनर्जी है, ये भी नेचर ने हमें लार्ज अमाउंट में गिफ्ट किया, बहुत ज्यादा एनर्जी है। सोलर एनर्जी बहुत एनर्जी है, लेकिन हम उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे।
ठीक है ना। विंड एनर्जी भी है हमारे पास, बहुत ज्यादा एनर्जी है, लेकिन हम उस एनर्जी को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे रिवर्स है, ओशन है, उसके पास भी अनलिमिटेड एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को भी हम अल्टीमेटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी को ऑब्टेन कर सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सके। तो पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, फिर वो क्या कर रहे हैं, वो नए नए सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके। क्योंकि आज के टाइम में देखेंगे पूरा वर्ल्ड जो है एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। बहुत ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे बहुत कम अमाउंट पे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, बहुत कम अमाउंट में वहाँ पे पावर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँची नहीं है, लेकिन हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी तो है। आप कहेंगे सर सोलर एनर्जी अनलिमिटेड है, विंड एनर्जी अनलिमिटेड है, हमारे पास रिवर्स है, ओशन है, उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी है, तो हम क्यों यूटिलाइज नहीं कर पा रहे उसको? फिर पूरा वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस से क्यों जूझ रहा है? तो इसका रीजन यही है कि हमारे पास एनर्जी तो है, ये अनयूजुअल फॉर्म में है। जैसे सोलर एनर्जी है, ये अनयूजुअल फॉर्म में है, विंड एनर्जी है, अनयूजुअल फॉर्म में है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो जो एनर्जी है वाटर के पास, सॉरी रिवर के पास, ओशन के पास, वो अनयूजुअल है, मतलब उसको हम यूज ही नहीं कर पा रहे। तो उसको यूज करने के लिए हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसको हम यूजुअल फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करें। इज इट क्लियर नाउ? तो यहाँ पे यही आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। बेसिकली एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्रिएट, सॉरी ट्रांसफर या कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद आइंस्टाइन का एक इक्वेशन आता है, आइंस्टाइन का एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसमें हमने एक इक्वेशन पढ़ा है आइंस्टाइन का, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सबने पढ़ा होगा, फेमस इक्वेशन आइंस्टाइन का, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशंस बताता है, इस इक्वेशंस ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास मास है, हमारे पास मास है, तो उस मास को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, क्रिएट होता है, यहाँ पे एनर्जी क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे कहीं पे भी मास का लॉस होता है, जब मास लॉस होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, कि हमारे पास फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल जैसे 1 लीटर फ्यूल है, पेट्रोल है, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल को जब हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे, ये मास ही तो है, मास के फॉर्म में है। जब ये 1 लीटर पेट्रोल को, फ्यूल को हम जब बर्न करते हैं, इसको बर्न करने से हमें क्या मिलता है, इसको बर्न करने से हमें एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे एनर्जी क्रिएट हो सकता है, इस फॉर्म में एनर्जी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन इस फॉर्म में एनर्जी क्या होता है, क्रिएट हो सकता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, किसी भी सिस्टम का मास प्लस एनर्जी ये कंजर्व रहता है। इस कंडीशन में मास प्लस एनर्जी कंजर्व रहता है किसी भी सिस्टम का। इट मींस अगर मास कहीं लॉस हो रहा है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर कहीं एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी डिस्ट्रॉयड हो रहा है, तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरे एक सिस्टम का एनर्जी प्लस मास जो है वो कंजर्व रहता है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्रिएट भी हो सकता है, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी अगर क्रिएट हो रहा है तो इट मींस उस सिस्टम का मास कुछ कम होगा, लॉस होगा। अगर कहीं एनर्जी अगर डिस्ट्रॉयड हो रहा है, एनर्जी अगर लॉस हो रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में मास क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। क्लियर है? तो ये एक मॉडर्न थ्योरी आता है, मास इक्विवेलेंस लॉ। इट मींस किसी भी सिस्टम का, या हम कह सकते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स का एनर्जी प्लस मास जो है वो कंजर्व है। क्लियर है? वो कांस्टेंट है, ये एक दूसरे पे क्या होता है, इंटरचेंज होते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नो डाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको नोट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट हेड डाल देना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, source of energy. How can we define the source of energy? So the definition of source of energy is any system which is capable of providing a convenient form at a steady rate over a long time is called
सोर्स ऑफ एनर्जी। इट मीन्स मतलब ऐसा कोई सिस्टम जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते, जिससे हम एनर्जी ले सके बहुत लॉन्ग टाइम तक, ठीक ना, और एक स्टडी रेट से, मतलब एक कांस्टेंट रेट से अगर वो सिस्टम क्या कर रहा है, एक लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग टाइम तक अगर एनर्जी हमें सप्लाई कर रहा है, तो इट मीन्स वो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेट्स सपोज हमारे पास सन है, सन जो है वो मिलियंस ईयर से क्या कर रहा है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और कब तक देगा, मिलियंस ऑफ ईयर तक वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। तो इट मीन्स सन जो है ये एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास ओशन है, तो ओशन के पास भी बहुत टाइप की एनर्जीज है, ठीक है, और ओशन की जो एनर्जीज है ये भी हम मिलियन ऑफ ईयर से क्या कर रहे हैं, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और मिलियंस ऑफ ईयर तक इसको हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, तो हाइड्रो पावर प्लांट से भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से 200 या 300 ईयर से हम एनर्जी से ले रहे हैं, और इतने ही सालों से या इतने से अधिक सालों तक हम क्या कर सकते हैं, इससे एनर्जी ले सकते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट भी क्या हो गया, हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। इसमें बहुत तरीके के हमारे फ्यूल्स आते हैं, फॉसिल फ्यूल, ठीक ना, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ठीक ना, इस तरीके की जो फॉसिल फ्यूल्स है ये भी हमें, इसका भी यूटिलाइजेशन हम बहुत सालों से कर रहे हैं, करीब 200-300 ईयर से हम इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और इतने ही सालों से या इससे ज़्यादा सालों तक हम क्या कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये भी हमें कॉन्स्टेंट रेट से एनर्जी सप्लाई कर रहा है, जो हमारा इसका प्लांट्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, वो भी हमें कॉन्स्टेंट रेट से फ्यूल सप्लाई कर रहा है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड तक या ओवर अ लॉन्ग टाइम तक क्या कर रहा है, वो एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। तो ये सारे सोर्सेज देखेंगे तो ये क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और भी बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो सकते हैं। लेकिन अगर वही अगर हम एक सेल की बात करते हैं, क्या सेल एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक सेल को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो क्या है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा, ये केमिकल एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सेल हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हो सकता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स एनी सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अ कन्वीनियंट फॉर्म एट अ स्टडी रेट ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे लाइटनिंग होती है, ठीक ना, कब, रेनी सीजन में, ठीक है, लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग जब होती है तो लाइटनिंग के पास भी हमारा एक क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, वो भी हमें क्या देता है, चार्ज सप्लाई देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। लेकिन क्या ये सोर्स ऑफ एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, वो जिस भी बिल्डिंग के ऊपर या जिस भी प्लांट के ऊपर गिरता है लाइटनिंग, वो क्या करता है, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको पूरा जला सकता है, खत्म कर सकता है। तो इसके पास भी बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी है, लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है, मतलब इसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ये हम किसी भी तरीके से इसको हम किसी एक कन्वीनियंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए लाइटनिंग के पास जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी में नहीं आ सकता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि लाइटनिंग के पास एनर्जी तो है, ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा, जब जब रेन होगी, जब जब, ठीक ना, मौसम जो है खराब होगा, क्लाउड्स होंगे स्काई में, तब तब लाइटनिंग होगी। लाइटनिंग के पास एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, लेकिन ये हमारा एक कन्वीनियंट फॉर्म नहीं है, इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लाइटनिंग को सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कन्वीनियंट भी होनी चाहिए, उससे लॉन्ग टाइम तक एनर्जी कंटिन्यूअसली मिलता भी रहना चाहिए। तो उस तरीके के सोर्सेज को या उस तरीके के सिस्टम्स को हम कहेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारे पास गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके क्या कैरेक्टर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट शुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास। मत इट मीन्स कि अगर उस सोर्स ऑफ एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वर्क परफॉर्म करने के लिए, वर्क डन करने के लिए, तो उस कंडीशन में उसके एक स्मॉल या यूनिट वॉल्यूम से लार्ज अमाउंट में
वर्क हम कर सके, ठीक ना। उसकी हेल्प से हम लार्ज अमाउंट में वर्क परफॉर्म कर सके, लार्ज अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा वर्क कर सके। जैसे हमारा पेट्रोल है, तो पेट्रोल अगर 1 लीटर पेट्रोल हम क्या करते हैं अपने बाइक में फिल करते हैं, और उस 1 लीटर पेट्रोल से हम करीब 30-35 या 50 किलोमीटर तक हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो इट मीन्स 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल, ये जो फ्यूल्स है, इससे हम बहुत अच्छा और बहुत लार्ज अमाउंट में क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो वो हमारे क्या है, एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट है इट शुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास। नेक्स्ट इट शुड बी इजीली एसेसिबल, इसको हम इजीली क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके, इजीली इसको एसेस कर सके, ठीक है ना। तो ये सेकंड कैरेक्टर्स हो जाएंगे। थर्ड कैरेक्टर्स है इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास एनर्जी तो है, लेकिन उस एनर्जी को अगर हम स्टोर ही नहीं कर पाए या उस एनर्जी को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो उसका यूटिलाइजेशन हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। उसका यूटिलाइजेशन जो हमारा कंज्यूमर है, जो उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हर एक कंज्यूमर तक वो एनर्जी जो है रीच नहीं हो पाएगा, वो पहुंच नहीं पाएगा वहां तक। तो इसलिए जो गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है उसमें एक अच्छा ट्रांसपोर्ट, मतलब उसको इजीली हम क्या कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, और दूसरा उसको इजीली हम क्या कर सकें, कहीं पे भी स्टोर कर सकें, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट इट शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मींस इट शुड बी चीप, मतलब बहुत ही चीप रेट में मिलना चाहिए, ताकि इसका हर यूटिलाइजेशन जो है हर एक कंज्यूमर कर सके, ठीक ना। चाहे वो रिच पर्सन हो वो भी यूटिलाइज कर सके, अगर कोई पुअर पर्सन है तो वो भी उसका यूटिलाइज कर सके। तो इसलिए जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो क्या होने चाहिए, इकोनॉमिकल होने चाहिए, चीप होना चाहिए, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली होंगे तो उस कंडीशन में हर एक कंज्यूमर जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देयर आर 4 कैरेक्टर्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इट शुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास, it should be easily accessible, it should be easy to store and transport, and fourth it should be economical. Clear है? No doubt all the points. Now next topic, type of source of energy. Type of source of energy. There are 2 type of sources of energy. First is conventional sources of energy and second is non-conventional sources of energy. Conventional sources of energy also known as non-renewable sources of energy. Non sources of energy, ठीक है, non-renewable sources of energy. ठीक है, इसमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में वो उस टाइप के सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जो क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम तक इसको यूटिलाइज तो कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जॉस्टेबल्स होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब ये एक लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा, कंप्लीटली इसका लॉस हो जाएगा और उसको दोबारा से हम रिन्यू नहीं कर पाएंगे। अगर रिन्यू कराना भी होगा या नेचर उसको रिन्यू करेगी भी तो एक लॉन्ग टाइम के बाद, ठीक है। तो इस तरीके के सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम कहेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्लियर है। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे जैसे फॉसिल फ्यूल्स आ जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फिर पेट्रोलियम, कोक्स, ये सारे आ जाएंगे, फिर ये बेस्ट एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दिस आर आल्सो नोन एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ये क्या है, मतलब इस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम कंटिन्यूअसली एक लॉन्ग पीरियड तक हम यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली एक लॉन्ग पीरियड तक इसको लॉन्ग टाइम तक यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक। दूसरी चीज
ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, इनएग्जॉस्टेबल नेचर में होंगे, मतलब ये कभी खत्म होगा ही नहीं। जब तक हमारा यूनिवर्स है, जब तक हमारा ये पूरा वर्ल्ड है, जब तक हमारा अर्थ बचा होगा, तब तक ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में सपोज जैसे हमारा सन है तो सोलर एनर्जी है, इससे क्या मतलब है, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी हमारा क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। इसमें हम क्या सकते हैं, एनर्जी को रिन्यू कर सकते हैं, ये कंटिन्यूअसली हमें मिलता रहेगा, ये कभी एग्जॉस्ट होगा ही नहीं। सन हमें मिलियंस ऑफ ईयर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है अर्थ को, और ये मिलियंस ऑफ ईयर तक क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, ये कभी भी एग्जॉस्ट होगा ही नहीं। फिर ऐसे हमारे पास ओशन एनर्जी है, ओशन के पास जो एनर्जी है, फिर ओशन के पास जैसे थर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये एनर्जी भी हमारे क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इससे भी हमें क्या मिलेगा, लॉन्ग टाइम तक एनर्जी कंटिन्यूअसली हमें प्रोवाइड करेगा, ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी भी हमें कंटिन्यूअसली, जब तक अर्थ में नेचर है तब तक हमें विंड मिलता रहेगा। ठीक है, नेचर अगर डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा खत्म हो गया नेचर, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि विंड न मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब तक अर्थ बचा है, जब तक अर्थ पे लाइव है, जब तक अर्थ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स है, तब तक विंड भी प्रेजेंट होगा। तो इसमें इट मींस विंड भी हमारा क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये भी हमें लॉन्ग टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करता है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी हमें लॉन्ग टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट ये हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक, ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, इनएग्जॉस्टेबल नेचर में है। लेकिन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का होंगे, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, और फिर उसको क्रिएट करने में, उसको प्रोड्यूस करने में हमें मिलियंस ऑफ ईयर तक लग सकते हैं। चलो, जैसे फॉसिल फ्यूल्स अगर क्रिएट होगा अर्थ में, ठीक है ना, या अर्थ के अंदर, ग्राउंड के अंदर, तो उसके लिए भी उसको मिलियंस ऑफ ईयर फिर से लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कहेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और इसके टाइप्स कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं। फॉसिल फ्यूल हो गया, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस होते हैं, कोल होता है, चारकोल है, ये सारी चीज़ें नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।